नमस्कार। आज हम जीवन की एक सबसे बड़ी, सबसे गहरी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। वो पहेली है, हम सब यहाँ कैसे पहुँचे। ये एक ऐसा सवाल है जिसने न जाने कितनी सदियों से इंसानों को परेशान किया है, और इसका जवाब छिपा है इवोल्यूशन यानी विकास की एक लंबी और फैसिनेटिंग कहानी में। ये सवाल तो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा, है ना। इंसान, जानवर, ये पेड़ पौधे, धरती पर जीवन का ये जो इतना बड़ा मेला लगा हुआ है, ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ। इसका जवाब हमारे बहुत बहुत पुराने पूर्वजों की कहानी में है, और उन बदलावों में है जो लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे होते चले गए। देखिए, आज की दुनिया को समझना तब तक अधूरा है जब तक हम उस दुनिया को ना जाने जो अब है ही नहीं। एक वक्त था जब इस धरती पर इंसानों का नहीं बल्कि डायनासोर जैसे विशालकाय जबरदस्त जीवों का राज था। वो करोड़ों साल तक यहाँ रहे और फिर अचानक गायब हो गए। सवाल ये है कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। तो हमें इस खोई हुई दुनिया के बारे में पता कैसे चला? इसका जवाब है जीवाश्म यानी फॉसिल्स। ये जमीन के नीचे दबे हुए सबूत हैं जो दुनिया भर में मिले हैं। जैसे भारत में ही जबलपुर के पास नर्मदा घाटी में उनके अवशेष मिले हैं। कहीं उनकी बड़ी बड़ी हड्डियां मिली तो कहीं चट्टानों पर छपे उनके पैरों के निशान। इन्हीं सुरागों को जोड़कर हमने ये जाना कि वो दिखते कैसे थे, क्या खाते थे और कैसे रहते थे। डायनासोर तो चले गए, पर उनका जमाना आज भी हमारे बीच किसी न किसी रूप में जिंदा है। जिनको नाम का एक पेड़ है जो उसी दौर का है। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं, जब हिरोशिमा पर एटम बम ने सब कुछ राख कर दिया था, तो उस भयानक तबाही के बाद उगने वाली पहली जीवित चीज यही जिनको का पेड़ था। सोचिए, ये प्रकृति की जबरदस्त ताकत और जीवन के कभी ना टूटने वाले धागे का एक जीता जागता सबूत है। तो सवाल वही है, जीवन बदलता कैसे है? इस पहेली को सुलझाने की पहली बड़ी और वैज्ञानिक कोशिश एक फ्रांसीसी जीव विज्ञानी ने की थी। उनका नाम था जान बाप्टिस्ट लेमार्क। अच्छा, लेमार्क का जो आइडिया था, जिसे लेमार्कवाद कहते हैं, वो सुनने में बड़ा सीधा और लॉजिकल लगता था। उनका मानना ये था कि कोई भी जीव अपनी जिंदगी में जो शारीरिक गुण हासिल करता है ना, वो उन्हें अपनी अगली पीढ़ी को विरासत में दे सकता है। इसे समझाने के लिए उन्होंने बड़े क्लासिक उदाहरण दिए, जैसे कि जिराफ ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने के लिए अपनी गर्दन को लगातार खींचते रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गर्दन लंबी होती चली गई, जो बच्चों में भी दिखने लगी। या फिर सांप, उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे उनके पैर गायब ही हो गए। लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ऑगस्ट वीजमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने इसे टेस्ट करने का सोचा। उन्होंने क्या किया, 21 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटते रहे। तो लेमार्क के हिसाब से 22वीं पीढ़ी को बिना पूंछ के पैदा होना चाहिए था, है ना। पर क्या ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे ये साबित हो गया कि जिंदगी में हासिल किए गए गुण अगली पीढ़ी में नहीं जाते। मतलब हमें एक बेहतर थ्योरी की जरूरत थी। और यही कहानी में एंट्री होती है चार्ल्स डार्विन की, एक युवा नेचुरलिस्ट जिनकी एक समुद्री यात्रा ने बायोलॉजी के बारे में हमारी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। साल 1831 डार्विन HMS बीगल नाम के एक जहाज पर सवार होकर 5 साल लंबी दुनिया की सैर पर निकल पड़े। उन्होंने दुनिया भर के अजीब अजीब जीवों और पौधों को देखा, उनका अध्ययन किया। लेकिन उनकी यात्रा का सबसे जरूरी पड़ाव था गैलापागोस द्वीप समूह। वहाँ डार्विन ने कुछ ऐसा देखा जिससे उन्हें हैरान कर दिया। उन्होंने फिंच नाम की एक चिड़िया देखी। अब बात ये थी कि ये चिड़िया हर द्वीप पर अलग थी। किसी द्वीप पर उसकी चोंच बीज तोड़ने के लिए मोटी और मजबूत थी, तो दूसरे द्वीप पर कीड़े पकड़ने के लिए पतली और नुकीली। ये डार्विन के लिए एक यूरेका मोमेंट जैसा था। उन्हें एक बड़ा सुराग मिला कि जीव एक ही पूर्वज से आते हैं, लेकिन अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के आधार पर डार्विन ने विकास की इस पहेली का एक शानदार रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन पेश किया। एक ऐसा आइडिया जो आज भी मॉडर्न बायोलॉजी की नींव माना जाता है। देखिए, डार्विन ने एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई को समझा। किसी भी जीव की आबादी जो है वो रॉकेट की स्पीड से बढ़ सकती है, लेकिन खाने पीने के जो संसाधन है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ते। तो इसका नतीजा क्या होगा? एक संघर्ष, जिंदा रहने के लिए एक होड़, एक कंपटीशन। डार्विन का पूरा तर्क 4 सिंपल स्टेप्स पर टिका है। पहला, जीव जरूरत से कहीं ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। दूसरा, हर बच्चा अपने भाई बहनों से थोड़ा अलग होता है।
मतलब उनमें वेरिएशन होता है। तीसरा, संसाधनों की कमी के कारण जीने के लिए एक संघर्ष होता है। और चौथा, इस संघर्ष में वही जीव बच पाते हैं जिनमें माहौल के हिसाब से सबसे फायदेमंद गुण होते हैं। इसी को सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा गया। तो अब अगर हम दोनों थ्योरीज को साथ रखें तो फर्क साफ है। लामार्क ने सोचा था कि जीव अपनी जरूरत के हिसाब से खुद को बदलते हैं, जबकि डार्विन ने कहा नहीं, बदलाव या वेरिएशन तो पहले से ही मौजूद होता है। प्रकृति या नेचर बस उन जीवों को चुन लेती है जो अपने माहौल में जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा फिट होते हैं। डार्विन का सिद्धांत वाकई एक बहुत बड़ी छलांग थी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। साइंस आगे बढ़ा और डार्विन के काम को एक और भी ज्यादा मजबूत आधार मिल गया। देखिए, डार्विन ने ये तो बता दिया कि फायदेमंद गुण अगली पीढ़ी में जाते हैं, पर वो ये नहीं बता पाए कि कैसे। वो इस पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा मिस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उस जमाने में किसी को डीएनए या जेनेटिक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। फिर बाद में जब जेनेटिक्स की खोज हुई तो इस पहेली का वो आखिरी टुकड़ा भी अपनी जगह पर फिट हो गया। वैज्ञानिकों ने डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन को जेनेटिक्स के विज्ञान से जोड़ा और इसी को आज हम नव डार्विनिज्म कहते हैं। अब हम जानते हैं कि वो वेरिएशन आता कहाँ से है। ये हमारे डीएनए में होने वाले छोटे छोटे बदलावों यानी म्यूटेशन से पैदा होता है और प्रकृति इन्हीं बदलावों में से सबसे बेस्ट को चुन लेती है। और यही तो सबसे रोमांचक बात है। एवोल्यूशन सिर्फ डायनासोर या पुरानी किताबों की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसी फिल्म है जो आज अभी इसी पल हमारे चारों ओर चल रही है। इंसान, जानवर, यहाँ तक कि वायरस भी, हर कोई लगातार बदल रहा है। तो सवाल ये नहीं है कि जीवन बदला था, असली सवाल तो ये है कि जीवन का अगला रूप क्या होने वाला है।